दोस्तों, क्या बीजेपी ने जिस चाल से कांग्रेस की एक बड़ी नेता को राज्यसभा पहुंचने से रोका था, वही चाल अब उल्टी पड़ने वाली है? क्या राहुल गांधी की भरोसेमंद नेता मीनाक्षी नटराजन फिर से राज्यसभा की दावेदार बन सकती हैं? जिस शिकायत के आधार पर उनका नामांकन खारिज हुआ, अब उसी शिकायत पर अदालत ने बड़ा झटका दे दिया है। सवाल यह भी कि अगर आगे चुनाव याचिका में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया तो क्या निर्विरोध चुने गए सांसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है? और क्या इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस इसे ज्ञानेश कुमार और बीजेपी दोनों की बड़ी हार बता रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो में मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट बेहद सम्मान के साथ झुककर प्रणाम करते दिखाई दिए थे। उस समय इस दृश्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन अब कहानी वहां से काफी आगे निकल चुकी है। अब सवाल सिर्फ सम्मान या राजनीति का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग और न्यायिक जांच का बन चुका है। दरअसल दोस्तों, जिस आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज किया गया था, अब उसी आधार की कानूनी जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे पूरे मामले को लेकर केवल एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल बता रही है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सबसे अहम अपडेट तेलंगाना की अदालत से आया है, क्योंकि जिस याचिका को आधार बनाकर मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज किया गया था, अब उसी याचिका पर अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हैदराबाद के नामपल्ली में मौजूद एसीएमएम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन और 6 अन्य लोगों के खिलाफ दायर प्राइवेट कंप्लेंट को वापस लौटा दिया है। अदालत ने कहा कि उसके पास इस मामले की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि शिकायत में वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए अदालत में होनी चाहिए, यहां नहीं। इसलिए शिकायतकर्ता को उचित अदालत में जाने के लिए कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अदालत ने शिकायत वापस लौटाते समय यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति उसके सामने स्थापित नहीं थी। यानी जिस दस्तावेज को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक और चुनावी विवाद खड़ा हुआ, वो खुद अब अभी तक उचित अदालत में विचार के स्तर तक नहीं पहुंच सका है, और यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। दोस्तों, याद कीजिए, जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया था, तब कांग्रेस लगातार यही कह रही थी कि उनके खिलाफ ना तो कोई ऐसा आपराधिक मामला लंबित है जिसका खुलासा फॉर्म 26 में करना अनिवार्य है, और ना ही किसी अदालत ने उनके खिलाफ कोई संज्ञान लिया है। कांग्रेस का दावा था कि यह केवल किसी शिकायत में नाम जोड़ दिए जाने या किसी लीगल नोटिस के आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय रिटर्निंग ऑफिसर ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और बीजेपी उम्मीदवार की आपत्ति को सही मानते हुए नामांकन निरस्त कर दिया। और यहीं से दोस्तों पहले बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन लगातार यही कह रही थी कि जिस शिकायत का हवाला दिया जा रहा है वो केवल एक प्राइवेट कंप्लेंट है और उस पर किसी सक्षम अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया है, तो फिर नामांकन रद्द करते समय उस दलील को पर्याप्त महत्व क्यों नहीं दिया गया? क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने अत्यधिक कठोर व्याख्या की? क्या उम्मीदवार को संदेह का लाभ मिलना चाहिए था? और यहीं से सवाल है कि जो अब दोबारा उठने लगा है, क्योंकि राज्यसभा नामांकन की जांच के दौरान बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की ओर से आपत्ति उठाई गई थी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म 26 में इस मामले का खुलासा नहीं किया। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है
कि अगर जिस याचिका को आधार बनाया गया था वही याचिका अधिकार क्षेत्र के अभाव में वापस लौटा दी गई, तो क्या नामांकन रद्द करने का आधार पहले जितना मजबूत दिखाई देता था उतना वास्तव में था या है या नहीं है? दोस्तों, हैदराबाद की स्थानीय अदालत में जिस याचिका का हवाला देकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था, उसी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और उसे वापस लौटा दिया है। अदालत का कहना है कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया है, इसलिए इसकी सुनवाई विशेष अदालत में होनी चाहिए। यानी जिस याचिका को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक और चुनावी विवाद पैदा हुआ, वो अभी तक अपने मूल रूप से विधिक प्रशिक्षण से भी नहीं गुजर सकी है। और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर वो याचिका जिसके आधार पर मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया था अभी तक विधिक रूप से स्थापित ही नहीं हुआ, तो क्या नामांकन रद्द करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? अब तीसरा बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इस घटनाक्रम के बाद फिर से चुनाव होगा? इसका सीधा जवाब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मामला खत्म हो गया है। असल में अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनावी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में प्रवेश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दे चुका है। इसका अर्थ है कि अब अदालत इस बात की जांच कर सकती है कि नामांकन रद्द करने का फैसला कानून के अनुरूप था या नहीं। और अगर भविष्य में किसी सक्षम अदालत द्वारा ये निष्कर्ष निकल जाता है कि नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया, तो चुनावी प्रक्रिया में गंभीर कानूनी त्रुटि हुई थी या उम्मीदवार का अवैध रूप से चुनाव लड़ने से रोका गया था उम्मीदवार को, तब न्यायालय के पास चुनाव को प्रभावित मानने और आगे आवश्यक आदेश देने की शक्ति होती है। हालांकि ऐसा हो या नहीं हो, ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका फैसला केवल अदालत ही कर सकती है। अब बात चुनाव आयोग की। दोस्तों, कांग्रेस के समर्थक और कई विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे कि जब उम्मीदवार की ओर से बार बार ये कहा गया था कि उनके खिलाफ केवल एक शिकायत है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, आपराधिक मामला नहीं है, तब चुनाव आयोग ने अधिक गहन प्रशिक्षण क्यों नहीं किया? रात भर नेता किस तरह से संघर्ष करते रहे दरवाजे बैठ के? क्या चुनाव आयोग को उम्मीदवार की दलीलों की स्वतंत्र कानूनी जांच करानी चाहिए थी? क्या नहीं करानी चाहिए थी? क्या इतनी गंभीर कार्रवाई करने से पहले अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? और यही कारण है कि अब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल और राजनीतिक बहस तेज हो सकती है, हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य सक्षम न्यायिक मंच इस मामले की गहराई से समीक्षा करता है तो स्वाभाविक है कि नामांकन रद्द करने की पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय और चुनाव आयोग के रुख को भी एक तरह से पूरी तरह से पड़ताल होगी। फिलहाल कानूनी स्थिति यह है कि बीजेपी उम्मीदवार का निर्वाचन वैध और प्रभावी है, लेकिन राजनीतिक स्थिति यह है कि कांग्रेस अब ये कहने लगी है कि जिस शिकायत को आधार बनाकर उसकी वरिष्ठ नेता को चुनाव से बाहर किया गया, उसी शिकायत की कानूनी स्थिति अब स्वयं सवालों के घेरे में है। यानी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चुनाव हो चुका है, विजेता घोषित हो चुका है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने वाली पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तार से सुनवाई करता है तो केवल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के निर्णय प्रक्रिया, रिटर्निंग ऑफिसर की विवेकाधीन शक्तियां और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े कई बड़े सवाल भी अदालत के सामने आ सकते हैं। इसलिए यह मामला अब सिर्फ एक राज्यसभा सीट का विवाद नहीं रह गया है, ये इस बात की भी परीक्षा बनता जा रहा है कि किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई के लिए कानूनी मानक कितने मजबूत होने चाहिए, और क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संदेह के आधार पर लिए गए फैसलों के बाद में न्यायिक कसौटी पर ये टिक पाते भी हैं या नहीं टिक पाते हैं, या पूरा खेल बस सत्ता के आगे कुछ नहीं। आदेश आ गया था ऐसा करना है तो करना है, कोई जांच छोड़िए साहब का आदेश है। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? राय आपकी जो भी हो, लेकिन इतना तय है बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।